हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं एंड आपने एंशिएंट हिस्ट्री ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का पेपर नंबर 1 का नया सिलेबस। आपने अभी तक फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ा होगा और फोर्थ सेमेस्टर तक आपने 3 सब्जेक्ट से बीए किया होगा। अगर आप नॉर्मली एक बीए कर रहे हैं, अगर आप जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मली बीए कर रहे हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट के साथ कर रहे होंगे। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हो तो आपको तीनों में से एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, यानी कि 2 सब्जेक्ट के साथ आपको फिफ्थ सेमेस्टर में जाना होता है। बट चेंजिंग ये आता है कि अभी तक आप एक सब्जेक्ट का एक पेपर दे रहे थे और अभी आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होंगे। यानी कि जो 2 सब्जेक्ट आप चूज करोगे उनका फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर 2 पेपर होने वाला है। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री चूज की है तो इसके भी 2 पेपर होंगे। पेपर नंबर 1 का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू नो कि सिलेबस डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप समझ जाते हो कि आपको पढ़ना क्या है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, तैयारी कर सकते हो, जिससे आप एग्जाम में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो आओ देखते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन सी चीजें आपको बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़नी है। अब जब आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर के एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 1 की बात करोगे तो इसका नाम है पेपर 1 का स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज किस तरह से थे और इसको अलग अलग टर्म्स में बांटा गया है, जिसको 8 यूनिट्स में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखिए, यूनिट नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है और इसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो ना, यूनिट नंबर 1 इज द ओवरव्यू ऑफ द होल पेपर। तो आप पहले यूनिट में देखोगे, इसमें आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में वर्ड और जाति व्यवस्था के बारे में। कि प्राचीन जो हमारा भारत रहा है इसमें वर्ड व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था रही है। तो प्राचीन भारत में जो ये वर्ड व्यवस्था, जाति व्यवस्था रही है ना, इसके बारे में डीपली समझना है। क्या क्या समझना है, इसके कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा को समझना है और इसका विकास किस तरह से हुआ, इस चीज को समझना है कि भारत में जो वर्ड व्यवस्था रही है, जाति व्यवस्था रही है, ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता था, क्या इसके पीछे रीजन थे, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ये पूरा चीजें आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें। सेकंड टॉपिक में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के बारे में कि आश्रम व्यवस्था का क्या कॉन्सेप्ट था, कि इंसान को अपनी लाइफ में 4 आश्रमों से होकर के गुजरना है जिससे उसकी जिंदगी एक सार्थक लाइफ हो सके। तो ये आश्रम व्यवस्था कौन सा कॉन्सेप्ट था। आश्रम व्यवस्था के बाद आपको पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट आता है कि पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद संस्कार आते हैं कि एक इंसान को, मतलब जब भी आप इंडियन कॉन्सेप्ट में देखोगे ना, तो इंडियन कॉन्सेप्ट इन द वेदाज के वेस में आप देखोगे तो इसमें 16 संस्कारों की बात की जाती है कि इंसान की जन्म होने से पहले से लेकर के माता पिता के साथ जो संस्कार होते हैं वहां से लेकर के उसकी अंतिम संस्कार तक, मरण संस्कार तक, कुल 16 संस्कार हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, उस बारे में। विवाह प्रथा के बारे में कि प्राचीन भारत में विवाह प्रथा किस तरीके से थी, कैसे काम करती थी, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, ये चीजें पढ़नी है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि इसमें कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं कि प्राचीन भारत में वर्ड व्यवस्था जो हमने बात की है ना, इस पेपर का नाम क्या है, प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज। समाज का पूरा डीप स्ट्रक्चर ही इस पहले ही यूनिट में समझा जा रहा है कि डीप स्ट्रक्चर समाज का क्या, किस भारत में वर्ड और जाति व्यवस्था कैसी रही है, आश्रम व्यवस्था क्या होता है, पुरुषार्थ, संस्कार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, मतलब पूरा का पूरा एक समाज टटोल के रख दिया गया है यूनिट नंबर 1 में। तो पहले यूनिट में आपको ये सारी चीजें समझनी है और पढ़नी है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है क्या, प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था, कि प्राचीन जो भारत था, पुराना हमारा भारत था, उसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से एजुकेशन लिया जाता था, कौन कौन सी चीज़ें समझी जाती, कौन से सब्जेक्ट्स पे पढ़ाई होती थी, क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस थी, किस तरह से वो व्यवस्था रन करती थी, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इसका जो प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था की वृद्धि कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इस बारे में आपको समझना है। प्राचीन भारत में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से थे, प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे, इनके बारे में बात करनी है। इसमें 3 प्रमुख विश्वविद्यालय के बारे में बात किया गया है, जिसमें एक तरीके से प्राचीन भारत की पूरी प्राचीन हिस्ट्री छिपी हुई थी, जो हमारे भारत का तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, और तीनों ही यूनिवर्सिटीज अपने आप में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटीज उस समय पूरे वर्ल्ड में ये मानी जाती थी। बट आफ्टर ए टाइम इन पूरी यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी नष्ट किया गया, काफ़ी कुछ इसको नुकसान पहुंचाया गया और आज दोबारा से, अभी आप देखेंगे कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था कि दोबारा से नालंदा विश्वविद्यालय का इनोग्रेशन किया गया है, दोबारा से यहाँ पर वो सारी चीज़ें, शिक्षा व्यवस्था बहाल की गई है।
ओके। तो सेकेंड यूनिट में आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन भारत में एजुकेशन कैसा रहा है, क्योंकि एजुकेशन से ही फिर समाज बन रहा है। क्योंकि समाज के जितने भी आयाम है ना, उसका पहला जो आप देखोगे लाइफ का भी जो पहले 4 आश्रम व्यवस्थाओं की बात की गई है, पहला आश्रम व्यवस्था क्या है? संन्यास आश्रम ही है। बेसिकली हम जा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा आश्रम, शिक्षा में हम जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जिससे हम अपने आने वाली आगे का पूरा लाइफ डिसाइड कर पाए। तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा यूनिट में आता है, आपको पढ़ना है क्या? राज्य की उत्पत्ति के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई प्राचीन भारत में, प्राचीन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य के प्रकार कितने हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत रहा है, जो कि शुरुआती फेज में ही माना जाता था कि जो राजा है वो ईश्वर का पुत्र है, इसको दैवीय रूप से दुनिया में उतारा गया है, इसीलिए इसकी जो आने वाली नस्लें हैं ये इससे जुड़ी हुई हैं। तो सब क्या होंगी? इन्हीं को राजा बनना चाहिए और किसी को राजा नहीं बनना चाहिए। तो बेसिकली शुरुआत में राज्य का एक कॉन्सेप्ट ही यही था। धीरे धीरे राज्य के अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट बने, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आई। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कितने कितने टाइप्स आए, किस किस प्रकार से राज्य की वृद्धि हुई, वो सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोबारा से कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इससे हर ईयर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौटिल्य ने बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया हुआ था, जो कि राजनीति में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, ये सप्तांग सिद्धांत। कि अगर आपने ये सप्तांग सिद्धांत समझा तो आप एक पावरफुल राजा बन सकते हैं। एक पावरफुल राजा की जो क्वालिटीज होती हैं, एक पावरफुल राजा को कैसे लीड करना है, मतलब एक पूरा कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के बेस पर कौटिल्य ने एक बड़ा पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये चीज़ें यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में सभा और समिति की व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारत में सभाएं होती थी ना, समितियां इकट्ठा की जाती थी। तो ये सभा और समिति होता क्या है, जिसके अंश आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे, सभा के रूप में, समिति के रूप में। इसके बाद जो है बिदथ और गढ़ क्या होते हैं, पौर और जनपद क्या होता है, ये सब राजकीय व्यवस्थाएं हैं। किस तरह से राज्य को एक अच्छे सुदृढ़ व्यवस्था में चलाया जा सकता है, उसके लिए कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ सिचुएशंस की जरूरत थी। तो वो ये सारी चीजें थी जिसको हम जब यूनिट कवर करा रहे होंगे ना, बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं कि ये सारे यूनिट में आपको पढ़ना क्या है और समझना क्या है। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है क्या? शिक्षा प्रबंधन के बारे में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है शिक्षा प्रबंधन, प्राचीन भारत में कृषि, भूमि प्रबंधन और स्वामित्व के बारे में। तो बेसिकली जब आप प्राचीन भारत उठा के देखोगे ना, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है रेवेन्यू का, सबसे बड़ा पार्ट है पैसे अर्न करने का या जीवन जीने का, वो सिंचाई जो है कहीं ना कहीं कृषि ही थी। तो कृषि से रिलेटेड कि सिंचाई कैसे होता था, भारत में कृषि कैसे थी, भूमि प्रबंधन कैसा था, भूमि पर स्वामित्व मतलब क्या होता था, वो सारी चीज़ें, वो सारा कराधान की कर कैसे इकट्ठा किया जाता था, सॉरी कराधान तो नेक्स्ट यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको 6th यूनिट में पढ़नी है। 7th यूनिट में आपको पढ़ना है कराधान, कि कर की व्यवस्था क्या थी, टैक्स की व्यवस्था क्या थी, अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड पे टैक्स की व्यवस्था क्या रही है, कितना टैक्स देना होता था, किनको टैक्स देना होता था, कौन टैक्स से बाहर थे, वो सारी चीज़ें आपको कराधान का, टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, टैक्सेशन, पूरा यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है श्रेणी संगठन के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में, और व्यापारिक मार्ग और केंद्रों के बारे में। कि बेसिकली प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन क्या था, कि मतलब एक एक श्रेणी में संगठन किया जाए, व्यापार कैसे होता था, वाणिज्य का कॉन्सेप्ट क्या था प्राचीन भारत में, वो चीज़, व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, क्योंकि जब आप प्राचीन भारत उठा के देखोगे ना, तो व्यापार करने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड मार्ग थे, या तो जमीनी मार्ग से आसपास के कंट्रीज, देश, और उस समय भी देश के कॉन्सेप्ट नहीं थे, बेसिकली एक राज्य था, हमारे राज्य से दूसरे राज्य में हम कहीं ना कहीं सेल कर रहे हैं, अपने ही राज्य में सेल कर रहे हैं। तो व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे, फिर बाद में चल करके समुद्री मार्ग बनता है, जहाँ से भारत को काफ़ी फायदा भी होता है और भारत से भी काफ़ी फायदा उठाया जाता है, लोग फायदा उठाते भी हैं। व्यापारिक केंद्र कौन सा बना, जिसके बेस पर बहुत सारे व्यापार किए गए। तो ये पूरा का पूरा आपको यूनिट नंबर 8 में समझना है। तो ये है बेसिकली आपका BA 5th सेमेस्टर की एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर नंबर 1 का सिलेबस। इसके बाद हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 2 का सिलेबस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।